हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो। आपका पाठ नंबर 3 आनुवंशिकी जो कि अंक 4 का है। इस पाठ में मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में समझाया था। आपको बताया था कि ग्रेगर जॉन जो मेंडल था उन्होंने वंशानुगति के कितने नियम दिए थे? 3। नंबर 1 नियम दिया था प्रभावता का नियम, नंबर दूसरा कौन सा था आपका? पृथक्करण का नियम, और नंबर तीसरा जो नियम था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। साथ ही आपको ये समझाया गया था कि प्रभावता का जो नियम है और पृथक्करण का जो नियम, जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, दोनों नियम एक संकर संकरण पर क्या है? आधारित हैं। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था ये द्विसंकर संकरण पर क्या है? आधारित है। किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में प्रिय छात्राओं ध्यान देना, आज की इस क्लास में मेंडल के जो नियम हैं, मेंडल के कौन से नियम? वंशानुगति के नियम। कौन से नियम प्रिय छात्राओं? मेंडल के वंशानुगति के जो नियम हैं। कौन से नियम है वंशानुगति के? ध्यान देना, 3 नियम जो मैंने बताए थे अभी। नंबर 1 प्रभावता का नियम, नंबर दूसरा पृथक्करण का नियम, और नंबर तीसरा कौन सा बताया था आपके लिए? नंबर तीसरा जो नियम बताया था वो बताया था आपके लिए, ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये 3 नियम जो थे वंशानुगति के, इन नियमों का क्या महत्व है? इन नियमों का क्या महत्व है? तो फिर ये छात्राओं ध्यान देना, मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। तो आज का टॉपिक है, प्रश्न बनता है मेंडल के वंशानुगति के नियमों का, मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। आई बात समझ? मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व लिखिए। प्रश्न बनता है कि मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व लिखिए। कि जो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो वंशानुगति के क्या दिए थे? नियम दिए थे। जो वंशानुगति के क्या दिए थे? नियम दिए थे, उनका यानी क्या महत्व है, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं, ये टॉपिक आज के लिए। तो फिर ये छात्राओं ध्यान देना, अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का, मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। तो चलते हैं नंबर 1। क्यों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आनुवंशिकता के जो नियम दिए थे उनके क्या हैं? निम्नलिखित क्या हैं? महत्व हैं। निम्नलिखित क्या हैं? महत्व हैं। आई बात समझ में? तो कौन कौन से महत्व हैं? गौर देना। नंबर 1 कि सजीवों में, किसमें? सजीवों में प्रभावता का लक्षण, यानी सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना कैसा होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना कैसा होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन जो होते हैं वो अप्रभावी होने के कारण, कैसे होने के कारण? अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि आप जानते हैं प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। किसके अनुसार? प्रभावता के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? प्रभावता के नियम के अनुसार। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं कि सजीवों में प्रभावता लिख रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, नोट करना नोटबुक में। सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना, सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसा है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? और अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? आप जानते हैं प्रभावता के नियम में मैंने यही बताया था कि ये नियम, यानी इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में या प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रभावता का नियम कहते हैं। तो फिर ये छात्राओं दोस्तों ध्यान देना, पहला पॉइंट है कि सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत कैसा है? महत्वपूर्ण है। क्योंकि अनेक हानिकारक, ध्यान देना, क्योंकि अनेक हानिकारक, कैसे प्रिय छात्राओं? हानिकारक एवं घातक जीन जो होते हैं, अनेक हानिकारक
एवं घातक जीन जो कैसे होते हैं मान लिए, हानिकारक होते हैं। हानिकारक एवं घातक जीन क्या होते हैं, अप्रभावी होने के कारण। कैसे होने के कारण, अप्रभावी होने के कारण, अप्रभावी होने के कारण, अप्रभावी होने के कारण। आई बात समझ में, कैसे होने के कारण, अप्रभावी होने के कारण क्या होता है, प्रभावी जीन की उपस्थिति में। आ रही बात समझ, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण, कैसे होने के कारण, अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में। कैसे जीन की में, प्रभावी जीन की उपस्थिति में, प्रभावी जीन की उपस्थिति में, प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ, अपने आप को अभिव्यक्त या प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अप्रभावी जो जीन होते हैं, जो प्रभावी जीन होते हैं, वो अप्रभावी जीन जो होते हैं या जो घातक जीन है या जो हानिकारक हैं, उनको क्या नहीं होने देते हैं, प्रकट नहीं होने देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो लक्षण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, प्रभावी, और एक कौन सा होता है, अप्रभावी। और आप जानते हैं कि F1 पीढ़ी में केवल कौन प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। कौन लक्षण प्रकट होता है, केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि जो प्रभावी जीन होगा वो किसको अभिव्यक्त नहीं होने देगा, अप्रभावी को होने नहीं देगा। तो ये महत्वपूर्ण लक्षण हुआ कि नहीं हुआ कि प्रभावी जीन अप्रभावी को क्या नहीं होने दे रहा है, प्रकट ही नहीं होने दे रहा है। और जब अप्रभावी जीन प्रकट नहीं होगा तो सजीवों में कौन सा लक्षण पाया जाएगा, केवल प्रभावता का लक्षण यानी प्रभावी लक्षण ही पाया जाएगा। आई बात समझ में, तो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा प्रिय छात्र छात्राओं। ध्यान देना दोस्तों कि सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक घातक एवं हानिकारक जो जीन होते हैं अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि आप जानते हैं F1 पीढ़ी जो होती है, प्रथम पीढ़ी होती है, उसमें केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी नहीं। तो जब प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे, कौन से लक्षण प्रकट होंगे, प्रभावी, वो अप्रभावी को प्रकट ही नहीं होने देंगे। आई बात समझ, जिससे जो घातक जीन है या जो हानिकारक जीन है वो अपना प्रभावी नहीं दिखा पाएंगे। आई बात समझ में, तो नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट कि मेंडल के पृथक्करण के नियम के द्वारा, दूसरा नियम कौन सा था, मेंडल का पृथक्करण का था। तो फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना, मेंडल के पृथक्करण, ध्यान देना प्रिय दोस्तों कि मेंडल के पृथक्करण के नियम की मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से, यानी मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुत यानी जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको प्रस्तुति, उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम से, मेंडल के पृथक्करण के नियम से, किससे, नियम से जीन संकल्पना की, किसकी, जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। आई बात समझ में, ध्यान देना, मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। आपने पढ़ा होगा मेंडल का, जब मैंने दूसरा नियम बताया था, दूसरा नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम, जिसको हम युग्मकों की शुद्धता का नियम या बीज संयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं उसे, बीज संयोजन के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो जब उसको बीज संयोजन के नियम के नाम से जान रहे हैं तो आप जानते हैं, उसमें आपने पढ़ा कि F1 पीढ़ी के पौधों में जब हम स्वपरागण कराते हैं, जब F1 पीढ़ी के पौधों में क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तो F2 पीढ़ी जो होती है, सेकंड जो पीढ़ी होती है, सेकंड जनरेशन जो होती है, उसमें युग्मक क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथक्करण के नियम के नाम से जानते हैं। यानी जो युग्मक हैं वो क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। युग्मकों की शुद्धता क्या होती है, बनी रहती है।
आई बात समझ में। तो इसलिए पृथक्करण के नियम है, इससे जीन संकल्पना की क्या होती है, पुष्टि होती है। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्राओं, आप जानते हैं जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, और मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़ों के रूप में, पढ़ा हुआ आपने पिछली क्लासों में। तो उन पर क्या होते हैं, बिंदु के समान क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं, जो कि आनुवांशिक लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई, किसकी पुष्टि करते हैं, जीन संकल्पना की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। आई बात समझ में। नंबर तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, मेंडल यानी मेंडल जो होता है, यानी मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। यानी जो मेंडल के जो नियम हैं, इनसे जो संकर संतति उत्पन्न हो रही है, इससे नए लक्षणों के बारे में क्या होता है, पता चलता है। आई बात समझ में। तो मेंडल के नियमों से, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण बात, मेंडल के नियमों से, कितने नियम दिए थे मेंडल ने आनुवांशिकी के, 3, कितने दिए थे, 3। तो मेंडल के नियमों से संकर संतति, कौन सी संतति, संकर संतति, आई बात समझ में, संकर संतति में उत्पन्न, संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है, उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। आई बात समझ में। क्योंकि आप जानते हैं जब नई संतति उत्पन्न होगी, नई संतति क्या होगी, उत्पन्न होगी, तो उससे क्या होंगे, नई संतति में नए लक्षण भी प्रकट होंगे। क्या प्रकट होंगे, नए लक्षण भी प्रकट होंगे। तो मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में क्या होता है, पता चलता है। आई बात समझ में। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि भाई जब आप जानते हैं जनकों से जब संतति बनेगी, जनक पीढ़ी से जब संतति पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी और F1 से फिर F2 होगी, तो नई नई संततियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो नई संतति का निर्माण कब होता है, कब कहते हैं नई संतति बन गई, कि उसमें नए नए लक्षण क्या होते हैं, समाहित होते हैं। आई बात समझ। नए लक्षणों का क्या होता है, मिश्रण होता है, समाहित होता है। तो मेंडल के नियमों से हमें संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में क्या होता है, पता चलता है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, संकरण विधि। कौन सी विधि, संकरण विधि। और संकरण विधि कई प्रकार मैंने बताए थे, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। इसके अलावा आपके सिलेबस में बैक क्रॉस, जिसको हम पक्ष संकरण के नाम से जानते हैं। फिर उसके 2 टाइप्स, नंबर 1 बाह्य संकरण, आउट क्रॉस कह देते हैं। नंबर 2 टेस्ट क्रॉस, जिसको हम परीक्षण संकरण के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में बहुत विस्तार से समझाया। तो आप तो बस इसमें अब इतना महत्व पढ़ रहे हैं कि मेंडल के वंशानुगति के जो नियम हैं, या मेंडल के जो आनुवांशिकता के जो नियम हैं, उनका क्या महत्व है। तो महत्व पढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना। संकरण विधि में, कौन सी विधि में, संकरण विधि से जो अनुपयोगी लक्षण, कौन से होते हैं, अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। आई बात समझ में कि जो अनुपयोगी लक्षण है, जो हमारे किसी काम के नहीं है, संकरण विधि से जो अनुपयोगी लक्षण है उनको क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। बहुत सरलता से उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। नोट कर लेना पॉइंट को प्रिय छात्र छात्राओं, हटाया जा सकता है। और दोस्तों ध्यान देना, आगे इसमें बताया गया है तथा उपयोगी लक्षणों को, जो उपयोगी लक्षण है, यूजफुल हैं हमारे लिए, तथा उपयोगी लक्षणों को, कौन से लक्षणों को, उपयोगी लक्षणों को, ध्यान देना, उपयोगी लक्षणों को एक ही जाति में, कौन से, एक ही जाति में, आई बात समझ, एक ही जाति में लाया जा सकता है। एक ही जाति में एक साथ लाया जा सकता है। आई बात समझ, लाया जा सकता है। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि जो अनुपयोगी लक्षण हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जो हमारे लिए कैसे हैं, उपयोगी लक्षण हैं, उनको एक ही जाति में लाया जा सकता है। प्रिय छात्र छात्राओं, आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एसएस में पढ़ा होगा कि आज जनसंख्या, जो विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब से ऊपर है, 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या अपने भारत की है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति के लिए हमें ऐसी उन्नत किस्मों की आवश्यकता है जो कम क्षेत्रफल पर क्या देती हों, अधिक उत्पादन देती हों।
कम क्षेत्रफल पर कैसा उत्पादन देती हों, अधिक उत्पादन देती हों। इसलिए हमें ऐसी किस्म इससे क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं कि जिससे उनमें जो अनुपयोगी लक्षण हैं उनको तो हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और जो उपयोगी लक्षण हैं उनको एक ही जाति के अंदर क्या कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं। आई बात समझ में। अगला पॉइंट है, ध्यान देना, मेंडल के नियम के उपयोग से। आई बात समझ में। मेंडल के नियमों के उपयोग से, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, रोग प्रतिरोधक जानते हैं आप? रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? रोगों से लड़ने की जो क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। पाठ नंबर जो 4 है आपका बायोलॉजी का, अगला पाठ है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। बहुत अच्छी तरह से उसमें पूरी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताया गया है कि हमारे शरीर में, सजीवों के शरीर में पाई जाने वाली रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो मेंडल के नियमों के द्वारा महत्व चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट 5वां, कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की, कौन से पौधों की? फसली पौधों की, जो फसल हम बोते हैं, फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। क्या कर सकते हैं प्रिय छात्र छात्राओं? उनकी विभिन्न प्रकार किस्म विकसित की जा सकती हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ऐसे खाद्यान्न हमें रोपने चाहिए, ऐसे खाद्यान्न बोने चाहिए, ऐसी फसल बोनी चाहिए जो कैसी हों, अधिक उत्पादन देने वाली हों, कैसी हों, अधिक उत्पादन देने वाली हों, और उनमें क्या हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, या रोगों से लड़ने क्या हो, क्षमता हो, या वे रोगों से लड़ सकें। ऐसी हमें किस्में क्या करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। तो किसके सहायता से विकसित कर सकते हैं? मेंडल के वंशानुगति के नियमों का उपयोग करके हम ऐसी किस्में विकसित कर सकते हैं जो कैसी हैं, रोग प्रतिरोधक हैं, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता। आप जानते हैं फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, देखा होगा आपने। तो उन रोगों से लड़ने के लिए उनमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए। आई बात समझ में। और ऐसी किस्मों का उपयोग करना चाहिए जो अधिक से अधिक क्या दे सकें, उत्पादन दे सकें। आई बात समझ में। और अगला पॉइंट है प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, मानव जाति, ध्यान देना, मानव जाति के सुधार, मानव जाति के सुधार से संबंधित मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा, मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी, कौन सी प्रिय छात्र छात्राओं, सुजननिकी, मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी किन पर आधारित है, मेंडलीय नियमों पर आधारित है, मेंडलीय नियमों पर आधारित है। आई बात समझ में। तो एक नया शब्द आया है प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ पर सुजननिकी, कौन सा आया है, सुजननिकी। और सुजननिकी क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण, परिभाषा में बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी नोट कर लेना। सुजननिकी किसे कहते हैं, सुजननिकी किसे कहते हैं? तो लिखना, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, आर्य भाषा में विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आर्य भाषा में विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति से संबंधित, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति से संबंधित सुधार का अध्ययन किया जाता है, सुजननिकी कहलाती है।
क्या कहलाती है? सुजन्यकी। तो वही बात हो गई कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजन्यकी मेंडलीय नियमों पर क्या है? आधारित है। आई बात समझ में। और प्रश्न बनता है दोस्तों कि सुजन्यकी किसे कहते हैं? तो गौर करना, सुजन्यकी में विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे हम सुजन्यकी कहते हैं। आई बात समझ में। और प्रिय छात्र छात्राओं, जो सुजन्यकी है, इस सुजन्यकी का जनक है एक वैज्ञानिक हुआ था फ्रांसिस गाल्टन। आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी गौर करना। एक वैज्ञानिक हुआ था फ्रांसिस गाल्टन। जिस तरह मैंने बताया आनुवांशिकी का जनक कौन है? आनुवांशिकी का जनक होता है प्रिय छात्र छात्राओं कौन था? डब्ल्यू वेडसन। 1905 में वंशानुगति, एक शब्द था वंशानुगति, हेरिडिटी, किसने दिया था? स्पेंसर ने। जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन ने। इसी प्रकार सुजन्यकी जो थी इसके जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। तो ये जो सुजन्यकी है ये भी मेंडलीय नियमों पर क्या है? आधारित है। क्यों? मेंडल के नियमों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं हम? मानव जाति में सुधार कर सकते हैं। प्रश्न बनता है कि सुजन्यकी किसे कहते हैं? तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के संबंधित सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे सुजन्यकी कहते हैं। और इसके जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये आपके जो मैंने बताए हैं ये हैं मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। आई समझ में। प्रश्न आता है मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व क्या है? समझाइए। तो 6 पॉइंट हो गए। नंबर 1, सजीवों में प्रभावता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत कैसा है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा है मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि की जा सकती है। तीसरा है प्रिय छात्र छात्राओं, मेंडल के नियम से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में क्या होता है? पता चलता है। नंबर 4 है संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों एक ही जाति में एक साथ लाया जा सकता है। उपयोगी लक्षणों को एक ही जाति में एक साथ लाया जा सकता है। को लगा लेना ना। आई भाषा में। तथा उपयोगी लक्षणों को एक ही जाति में एक साथ लाया जा सकता है। अगला पॉइंट है 5वां, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। और मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजन्यकी मेंडलीय नियमों पर क्या है? आधारित है, जिसे जनक कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये आपका पाठ नंबर 3 कंप्लीट, जो कि अंक कितने का था? 4 का। इस पाठ की शुरुआत मैंने की थी आपके लिए किससे? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। आनुवांशिकी के बाद बताया आनुवांशिक लक्षण, फिर इसमें पढ़ाया मैंने आपके लिए क्या? वंशानुगति या हेरिडिटी, और फिर पढ़ाया विभिन्नता और विभिन्नताओं के कारण। फिर इसमें मैंने बताया मेंडलवाद या मेंडल का ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय, फिर बताया मेंडल की सफलता के कारण, और फिर अगला टॉपिक पढ़ाया था कि भाई मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया। फिर इसमें मैंने बताया कि मटर के पौधे में 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से मेंडल ने कितने प्रयोग किया? 7, और 7 को मैंने सारणीबद्ध आपको किया। उसके बाद इसमें फिर मेंडलवाद की पुनर्खोज के बारे में समझाया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसमें आनुवांशिक की शब्दावली जिसको हम तकनीकी शब्दों के नाम से जानते हैं, और जीन से लेकर द्विसंकर अनुपात तक मैंने 20 डेफिनेशन जो थी जिनके बारे में तुम्हारे लिए समझाया। उसके बाद फिर बढ़ते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता कितने नियम दिए थे? 3। नंबर 1 प्रभावता का, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अवयवन का नियम। तीनों का मैंने विस्तार पिछली वीडियो में आपके लिए किया। और फिर इसमें एक संकरण था, बाह्य संकरण और टेस्ट यानी परीक्षण संकरण, जो बैक क्रॉस के क्या थे? 2 प्रकार थे। और उसके बाद आज की क्लास में मैंने प्रिय छात्र छात्राओं आपको बताया मेंडल के वंशानुगति के नियमों का महत्व। आई बात समझ में प्रिय छात्र छात्राओं? तो इसी के साथ आपका पाठ नंबर 3 समाप्त। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपके ये पाठ समझ में आया होगा, और इसको नोटबुक में क्या कर लेना? नोट कर लेना। एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पाठ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स। ओके।